अभी तक हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूआई के अंदर देखा, हमने अपना जो सेटिंग्स है उसके अंदर देखा और जो हमारी प्रोसेस हैकर ऐप थी उसके अंदर देखा। लेकिन हमने अभी टर्मिनल के अंदर नहीं देखा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करते हैं और टर्मिनल से ही कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को टर्मिनल से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे हम टर्मिनल का यूज़ करके जो चाइल्ड प्रोसेस होता है उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ देखेंगे, एक env फाइल करके होती है, वो भी देखेंगे कि वो क्या होती है और उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और ये वही फोल्डर मैंने ओपन किया है क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कोड था नहीं, तो इसीलिए मैंने वही फोल्डर ओपन कर लिया है, पिछला वाला जो वीडियो था उसी का। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को टर्मिनल के अंदर प्रिंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे env, बस इतना ही लिखना है। जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे इस टर्मिनल के प्रोसेस के अंदर हैं वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो जो वेरिएबल्स हम वहाँ पर देख रहे थे और यहाँ पर जो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आए हैं वो सारे न्यू लाइन में हैं, जैसे num = 58, फिर यूज़र डोमेन रोमिंग प्रोफाइल, ये रोमिंग प्रोफाइल लिखा है = प्रोकोडर, तो ये की है और ये वैल्यू है। तो ये सारे न्यू लाइन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को देख सकते हैं जिनका कुछ सेंस बन सकता है हमारे लिए। एक तो ये वाला नम वाला वेरिएबल हमने खुद ही सेट किया था, और ये होस्ट नेम मेनली हमारे जो लैपटॉप है उसका नाम है। और फिर यहाँ पर नोड ऑप्शंस है, ये हमारे डिबगर को रन करने के लिए यूज़ होता है। और क्या है, यहाँ पे होम ड्राइव कौन सी है, ये होम ड्राइव C ड्राइव है। और यूज़र डोमेन यहाँ पे प्रोकोडर लिखा है, तो ये यूज़र का नाम है। और यहाँ पे होम नाम का एक वेरिएबल होता है, ये होम नाम का वेरिएबल हमारा यूज़र जो डायरेक्टरी है, यूज़र की डायरेक्टरी जो हमारी है होम डायरेक्टरी, वो उसको ये मतलब रिप्रेजेंट करता है। और फिर यूज़र नेम, तो इसमें से और यहाँ पे एक लैंग्वेज का है lang-en। तो ये सारे वेरिएबल्स हमें वहाँ पर भी दिख रहे थे, मतलब जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपने उसमें जाते हैं नोड के प्रोसेस में, प्रोसेस हैकर ऐप के अंदर, तो भी ये सारे दिख रहे थे। और ये लैंग्वेज जब हम चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरे सिस्टम के अंदर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं चेंज करके दिखा देता। और ये सारे वेरिएबल्स हमने खुद ही ऐड किए हैं, तो और सारे वेरिएबल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक दो वेरिएबल्स जानने की ज़रूरत है, जैसे कि PS1, यहाँ पे PS1 भी होगा। यहाँ पर अगर हम PS1 लिखें तो ये PS1 वाला वेरिएबल है, ये यहाँ पे है। और हमें पाथ वेरिएबल जानना है। पाथ वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हम पूरा लेक्चर, जो पाथ है, ये पाथ तो कई सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, पाथ वेरिएबल भी यहाँ पे होगा कहीं, ये है पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल ये कॉलन से सेपरेट होता हुआ दिख रहा होगा। हमने देखा है सेमी कॉलन से सेपरेट होता हुआ। तो ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर इस तरह से क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि ये हमारा बैश टर्मिनल है, और बैश टर्मिनल यूनिक्स इन्वायरमेंट को सिमुलेट करता है। यूनिक्स यानी कि लिनक्स टाइप में कोई इन्वायरमेंट हो उसको सिमुलेट करता है। और लिनक्स के अंदर ऐसे ही हम पाथ को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे कॉलन से सेपरेट करते हैं। ये यूनिक्स का कन्वेंशन है कि हम कॉलन से सेपरेट करें, लेकिन विंडोज़ का कन्वेंशन ये है कि सेमी कॉलन से सेपरेट करें। और विंडोज़ का कन्वेंशन इसीलिए क्योंकि विंडोज़ के नाम में ये आपको C: ऐसा मिलेगा कई बार, तो इसीलिए कॉलन से अगर सेपरेट करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से हो रहा है, इसीलिए सेमी कॉलन से वो सेपरेट करते हैं। विंडोज़ का पाथ सिस्टम भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में पाथ सिस्टम देखेंगे। फिर इस पाथ वेरिएबल का क्या काम होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये भी हम देखेंगे। कुछ इस तरह से हम अपने टर्मिनल के अंदर भी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं, क्या क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं इस प्रोसेस के अंदर, ये जो हमारी टर्मिनल की प्रोसेस है इसके अंदर। अभी अगर एक और कमांड होती है प्रिंट env, तो एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चाहे जो कमांड लिखेंगे हम दोनों में से, ये हमें दोनों सेम ही आउटपुट देगा। ये सारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हमें प्रिंट करवा के दे देगा। अब हमने प्रिंट करवा के देख लिया कि टर्मिनल में कैसे प्रिंट करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि टर्मिनल से ही हम कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कैसे करते हैं।
एक तो हमने ये पिछले ही वीडियो में देख लिया था कि हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करें। हमने सीधा एक्सपोर्ट किया था और जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम देना था इक्वल टू, और हाई, ये हाई लिखा मैंने, ये HJ लिख गया है, तो ये हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा। अगर अब हम प्रिंट env करेंगे, प्रिंट env या सीधा env ही कर देते हैं, तो क्या वैल्यू दिया था मैंने, मैं भूल गया, AD, तो ये सबसे ऊपर ही होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होके आता है, ये कहीं भी हो सकता है। AD इक्वल टू, मैं सर्च कर लेता हूँ, AD इक्वल टू, तो ये HJ, AD इक्वल टू HJ आ गया। अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। मैं एक अगर नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, ABCD इक्वल टू EFGH, अब अगर मैं प्रिंट env करता हूँ, या env कर लेते हैं, ये शॉर्ट है env, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ABCD, तो ये यहाँ पे नहीं आया, कि ये केवल यहीं पे है जहाँ हमने टाइप किया था। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, अपने इस बैश प्रोसेस के लिए अगर हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम एक्सपोर्ट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हमें वहाँ पर अपने सेटिंग में अपडेट करना है, यहाँ पे अगर हम सर्च करें इन्वायरमेंट वेरिएबल, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीधा अपडेट हो जाए यहाँ पर, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक setx कमांड होती है, setx करके हम सेट करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो हम ChatGPT से पूछ लेते हैं। जैसे अभी मुझे उसका सिंटैक्स एग्जैक्टली याद नहीं है, setx के बाद फिर क्या लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है, तो यहाँ पे ChatGPT से पूछ सकते हैं। और एक टिप है, क्विक टिप, कि जैसे अगर आपको ChatGPT से बात करनी है लंबी लंबी बात, तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड उतनी तेज़ नहीं है, तो आप विंडोज़ और H ये दबा सकते हैं। विंडोज़ H दबाने से ये इसका, ये देखो विंडोज़ H मैंने बोला, ये यहाँ पे टाइप कर रहा है। फिर से मैं जितनी बार विंडोज़ बोल रहा हूँ वो टाइप करता जा रहा है। तो ये विंडोज़ H शॉर्टकट होता है, ये ऑटोमेटिकली वॉइस टाइपिंग ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कुछ यस या नो ऐसे ओके करने के लिए बोलेगा, फिर ये ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मैं इससे बोलता हूँ, बोल के इससे हम बात करते हैं। और ये किसी भी इनपुट फील्ड में काम करेगा, जहाँ भी आप इनपुट फील्ड के अंदर फोकस करते हैं, कहीं भी आप अपने VS कोड के अंदर कोड लिख सकते हैं। लेकिन ये कोड उतना अच्छे से नहीं लिख पाता है, क्योंकि कोड लिखने के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, नॉर्मल सेंटेंसेस लिख देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज H, हाउ टू प्रिंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन बैश। ये देखो, ये इसने लिख दिया। ये अभी मैं हिंदी बोलने लगा तो ये सही से नहीं लिख रहा है। तो हाउ टू प्रिंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन बैश, ये इसने लिख दिया। तो ऐसे ही हम कहीं पे भी इससे लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी से बात करता हूँ। ये हमारा विंडोज़ का इनबिल्ट टाइपिंग वाला है। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे चेंज करें यूजिंग बैश टर्मिनल। ठीक है, हाउ टू चेंज यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल यूजिंग बैश टर्मिनल, बस इसको एंटर कर देना है। नहीं, ये मैं केवल ये दे रहा है। ये पहले जो हमने देखा है ना, वो वाला दे रहा है। ये परमानेंटली वाला, ये बोल रहा है कि अपने बैश RC फाइल में कर दो। नहीं, ये वाला हमें नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि इस वेरिएबल को अपने बैश RC फाइल में इस तरह से स्टोर कर दो, तो ये हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर तो रहेगा हमारे इस टर्मिनल में, लेकिन और पूरे सिस्टम में नहीं अवेलेबल रहेगा। मैं पूरे सिस्टम में अवेलेबल करवाना है। तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करवा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली जो कमांड है वो पता है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जब आपको कुछ पता ना रहे या भूल जाएं, तो आप तुरंत यहाँ पे आके सर्च कर लें। और किस तरह से सर्च करना है, ये स्क्रीनशॉट अगर आप देके बताएंगे तो इसको समझ आ जाएगा। I want to set it in such a way that it is visible here throughout my system.
बस इसको हमें एंटर कर देना है। बस मैंने बोल दिया, ये बस भी लिख दिया इसने। तो यहाँ पे हमें सेट करना है। अरे अभी भी ये नहीं बता रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेट इट देयर यूजिंग माई बैश टर्मिनल। ये अब दिया इतनी देर के बाद दिया है जाके। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें setx कमांड यूज़ करनी है और फिर वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू। तो हमने देखा है, यहाँ पे हमने अनुराग सिंह सेट किया है। और अब हम यहाँ पे अगर सीधा यही कॉपी कर लें और अगर हम इस कमांड को अपने टर्मिनल में रन कर लें, setx कमांड को, तो ये हमें दे देगा। देखो ये रन किया, ये बोल रहा है सक्सेस, स्पेसिफाइड वैल्यू वाज सेव्ड। अब यहाँ पर हमें तुरंत नहीं दिखेगा, हमें इसको क्लोज करना होगा और दोबारा से ओपन करना होगा। ये देखो आ गया। अगर आपको इसको टर्मिनल से ही रिमूव करना है तो टर्मिनल से रिमूव करने की कोई ईजी कमांड नहीं है बैश के अंदर, क्या पता पावर शेल में हो। अगर आप ChatGPT से पूछना, अगर कुछ बता देगा सही तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताना। हम इसको रिमूव करने के लिए यही setx कमांड ही यूज़ करते हैं और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। ये अगर हमें रिमूव करना है तो हम ऐसा कर देंगे, तो वो चीज़ अवेलेबल रहेगा। जैसे अभी मैं इसको कैंसिल करके दोबारा से ओपन करूं तो ये वेरिएबल ओपन रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो एकदम शुरुआत में, पिछले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू कैसे सेव कर दी मैंने। तो ऐसे ही मैंने उससे टर्मिनल से सेट किया था, बस उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया था बाद में। तो अगर आपको कोई कमांड मिलेगी तो बताना। अगर यहाँ पे ChatGPT से मैं पूछूं तो ये भी यही चीज़ बताता है। यस दैट वर्कड, नाउ आई वांट टू डिलीट दैट वैल्यू अगेन यूजिंग माई बैश टर्मिनल। अभी अगर मैं देखूं तो ये वही चीज़ देगा शायद। चलो ये कुछ तो दे रहा है, कुछ अलग दे रहा है, देखते हैं। ये काम नहीं करेगा, मुझे लगता है ये काम नहीं करेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमारे वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल नेम ही नाम है हमारे वेरिएबल का। देखो ये इनवैलिड दे रहा है। ये कमांड जो है ये बैश के अंदर इसलिए नहीं रन हो रही है क्योंकि ये बैश की कमांड है ही नहीं, ये पावर शेल की कमांड है, इसीलिए यहाँ पर ये इनवैलिड दे रहा है। अगर हम इसको पावर शेल के अंदर रन करें, एक पावर शेल का टर्मिनल ओपन कर लें और उस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और एंटर प्रेस करूँ, एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये वेरिएबल अभी यहाँ पे है। अगर मैं इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा दिख रहा है। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये देखो ये बोल रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अगर मैं इसको बंद कर दूँ और दोबारा से ओपन करूँ तो हमारा वेरिएबल कंप्लीटली डिलीट हो गया। ऐसा नहीं कि केवल उसकी वैल्यू डिलीट हुई है। तो जो setx कमांड है उससे हम कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकते हैं, उससे हम केवल एम्प्टी वैल्यू कर सकते हैं। और ये जो रेज वाली कमांड है, रेज डिलीट, इससे प्रॉपरली डिलीट होता है, कंप्लीटली डिलीट होता है। ये कमांड हमारे बैश टर्मिनल के अंदर नहीं रन होती है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम बैश का यूज़ करके ही हमें सेट करना है या डिलीट करना है, बैश का यूज़ करके ही डिलीट करना है इसी के अंदर, तो हम बैश के अंदर पावर शेल यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। एक बार ये वैल्यू सेट कर देता हूँ setx, ये एम्प्टी ही मैंने सेट कर दी है। ये मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर शेल डॉट exe, या exe लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो पावर शेल ही रन होगा। यहाँ पे डैश लगाना है, यहाँ पे लिखना है कमांड, यानी कि पावर शेल की कमांड हम रन करने वाले हैं। और वो जो पूरी कमांड थी रेज वाली उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमने अपने बैश टर्मिनल के अंदर ये रेज वाली कमांड रन कर दी और कोई एरर नहीं आ रही है। अभी मैं इसको अगर दोबारा से ओपन करूँ तो ये हमारी वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से एक टर्मिनल के अंदर हम दूसरा टर्मिनल रन कर सकते हैं। हम पावर शेल के अंदर बैश रन कर सकते हैं, बैश के अंदर cmd रन कर सकते हैं। तो उसका बस हमें ये नेम दे देना होता है और फिर यहाँ पे हमने कमांड दे दिया और उसके अंदर पूरा स्ट्रिंग के अंदर पूरी कमांड डाल दी। तो ये पावर शेल का यूज़ करके
रन हो गई है कमांड हमारे बैश के अंदर। अगर आपको कोई ऐसी कमांड पता है जिसमें हमें पावर शेल का ना यूज़ करना पड़े, डायरेक्टली बैश का यूज़ करके रन हो जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना। मुझे ऐसी कोई कमांड नहीं मिली, और ये इसीलिए मुझे लगता है नहीं है क्योंकि जो बैश टर्मिनल है वो विंडोज़ के लिए नहीं बना है, बैश टर्मिनल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है। बस ये किसी तरह से हमारे इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, वही बहुत बड़ी बात है। किस तरह से काम करता है, जो विन जो हमने देखा था ना, winpty.exe, वो सब कुछ ये रन करने में हेल्प करता है। तो सही है, मतलब काम हो गया हमारा। हमने वैसे भी पावर शेल के अंदर, मतलब अपने बैश के अंदर ये हमने डिलीट कर दिया। तो हमने ऐड और डिलीट करना देखा, लेकिन हमने अभी सिस्टम के वेरिएबल्स को चेंज करना नहीं सीखा। हमने अगर हमें सिस्टम वेरिएबल्स को चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सेटेक्स कमांड ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सेटेक्स कमांड है, इसके अंदर हमें अगर मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और अगर हमें सेट करना है तो हमें यहाँ पे /m लिखना होता है, /m, और ये प्रेस करके अगर मैं एंटर मारूं तो ये फिर से इनवैलिड दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कमांड कॉपी करना पड़ेगा, और हमें इसको बैश के अंदर हमें पावर शेल यूज़ करके रन करवाना पड़ेगा। ये पावर शेल की जो सेटेक्स कमांड है, ये भी पावर शेल की कमांड है। ये बैश के अंदर कमांड नहीं है कि हम सीधा इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज कर सकें, क्योंकि बैश विंडोज़ के लिए नहीं बना है, बैश यूनिक्स के लिए बना है। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो ये देखो, ये एरर आई है, लेकिन ये अभी थोड़ी अच्छी एरर है। एक्सेस टू रजिस्ट्री पाथ इज डिनाइड, बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड है। तो सिस्टम वेरिएबल्स चेंज करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन करना पड़ेगा अपना VS कोड। तो एक बार बंद करते हैं इसको। एक बार मैं पूरी कमांड कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें दोबारा से ना करना पड़े, और मैं इसको बंद कर देता हूं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूं विजुअल स्टूडियो कोड, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। मैं पूरी कमांड पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, पेस्ट नहीं हो रहा, अरे शिफ्ट इंसर्ट, चलो शिफ्ट इंसर्ट से हो गया, ये पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल V से शिफ्ट इंसर्ट से INS बटन होगा आपके उसमें प्रिंट स्क्रीन बटन के साइड में, उससे इंसर्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये स्पेसिफाइड वैल्यू वाज सेव्ड। अब अगर हम यहाँ पे आके चेक करें तो ऐसा ही नहीं दिखेगा। हमने क्या स्टोर किया इसके अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर अनुराग स्टोर किया है। अगर मैं इसको क्लोज करूं, ये यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू ऑलरेडी सेव्ड है। मैंने पहले ही ट्राई किया था तो शायद गलती से सेव हो गई होगी। अगर मैं इसको क्लोज करूं और ओपन करूं तो यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंदर अनुराग आ गया, ये अपडेटेड वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कुछ और सेट कर देते हैं, ये तो ये नहीं हो रहा है। ये भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा है। ये एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे है, मतलब ये स्ट्रिंग डबल कोट है और फिर अंदर भी डबल कोट है, तो ये इसको समझ नहीं पा रहा है। इसको सिंगल कोट में करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। तो ये देखो, ये काम कर गया। तो ये स्ट्रिंग भी उसी तरह से कुछ काम कर रही है जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर हमें छोटी स्ट्रिंग लिखना है या अगर सिंगल कोट लिखना है तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं। अभी अगर हम दोबारा से जाके वैल्यू चेक करें तो इसके अंदर SINGH भी आ गया होगा, ये देखो। तो कोई भी एप्लीकेशन किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज कर सकती है। अभी अगर पाथ को हमें चेंज करना होगा तो हम पाथ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ नाम का वेरिएबल होगा, यहाँ पर हम अगर चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐड या रिमूव नहीं करेंगे। जब हम पाथ पढ़ेंगे तो उस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको पाथ को ऐड या रिमूव करते हैं, टर्मिनल का यूज़ करके या अपना UI का भी यूज़ करके। तो ये हो गया कि हम मतलब पावर शेल का यूज़ करके या अपना जो कमांड लाइन है उसका यूज़ करके हम कैसे वेरिएबल्स को सेट या अनसेट कर सकते हैं। अब क्या हम अपना Node.js का यूज़ करके भी कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। ये हमारी कमांड है,
जो कि सेट करती है वेरिएबल्स को। और ये हमारा Node.js है। और Node.js के अंदर हमने एक चीज़ देखा है कि हम कमांड्स को रन कर सकते हैं। कैसे? कॉन्स्ट एग्जेक मेथड हम रिक्वायर करेंगे, कहाँ से? चाइल्ड प्रोसेस। तो चाइल्ड प्रोसेस से हमने एग्जेक कमांड ये इंपोर्ट कर ली है, मतलब एक तरह से इंपोर्ट ही होता है ये। अब हम यहाँ पे एग्जेक, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम अपना वो डाल देंगे जो कमांड है पूरी। और यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब कुछ है, तो हम यहाँ पे बैक टिक्स यूज़ कर लेते हैं और हम अपना Node.js रन करते हैं। यहाँ पे वैल्यू में कुछ और डाल देता हूँ, Node.js ये डाल देते हैं। अब हम रन करते हैं अपना node app.js, ये रन किया और ये हमारा डिबगर यहाँ पे लगा है, लेकिन डिबगर यहाँ तक आके रुका है और हमारा ये एग्जीक्यूट मेथड यहीं पे है, यानी कि हमारा एग्जीक्यूट मेथड रन हो चुका है। तो देखते हैं रन हो गया है अगर, तो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे आए इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ पर देखें हम, तो ये देखो Node.js आ गया है। हमने Node.js से अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज कर दिया। कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल? सबसे बड़का इन्वायरमेंट वेरिएबल ये होता है सबसे बड़का, इसको नॉर्मली हम नहीं चेंज कर सकते हैं एडमिन मोड में, क्योंकि ये हमारा जो VS कोड है ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में है। तुम्हारा जो ये बैश टर्मिनल है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रहेगा और उसके सारे चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं, जैसे नोड हमने स्टार्ट किया, तो नोड भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मोड में है और वो भी कुछ भी कर सकता है। देखा, ये Node.js यहाँ पे आ गया है। अभी हम पाथ नहीं चेंज करेंगे, पाथ हम उस वाले वीडियो में चेंज करेंगे जहाँ पे हम पाथ डेडिकेटेडली पढ़ेंगे। अभी हम और दूसरी चीज़ें देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि अगर हमारे पेरेंट प्रोसेस के अंदर कुछ भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड प्रोसेस को पास हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि पेरेंट प्रोसेस में ना हो, हम डायरेक्टली मतलब चाइल्ड प्रोसेस में ही जब स्टार्ट करें तब पास कर दें? तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलो हम इसको करके देखते हैं। मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ और यहाँ पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो लॉग था उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और आप जो है अपने सिस्टम में जो भी कोड लिखा है आप उसको लिखा ही रहने दीजिए, वो आपका नोट्स रहेगा एक तरह से कि कैसे हम Node.js से यूज़ करके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सही लगे। तो ये मैंने कर दिया है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने process.env सेव कर दी है। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा node app.js, ये कर दिया। और आपको एक टिप बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि अगर किसी भी कारण से आपके यहाँ टर्मिनल में रन करने पे ये इंस्पेक्ट नहीं खुल रहा है या अटैच नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक, किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर नहीं खुल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंस्पेक्ट मोड में ऐसे node test as इंस्पेक्ट और फिर app.js, तो ये जब आप कर देंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट लगाएंगे और Node.js का आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, वर्जन 20 के बाद ही ये इंस्पेक्ट वाला फीचर शायद आया है, आप देख लेना। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे तो हमारा अटैच हो ही रहा है उस एक्सटेंशन के कारण और हमने ये ऑलवेज ऑटो अटैच ऑन किया है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका अटैच नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ ऑटो अटैच और ये हमारा अटैच जो है ये बंद हो जाएगा। ये हमने रन किया, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉट नेम हमने प्रिंट करवाया और ये बंद हो गया। तो हम इसको इंस्पेक्ट मोड में भी हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। वो ये है कि हम यहाँ पे एक सेट इंटरवल लगाएंगे, सेट इंटरवल लगा देंगे और इसमें कुछ भी टाइम आपको दे देना है और यहाँ पर हम 1000 सेकेंड टाइम दे देंगे और हम कॉन्सोल लॉग कर लेंगे। जो कॉन्सोल लॉग हमारा यहाँ था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि हमारा जो Node.js का प्रोसेस है वो तुरंत बंद नहीं होगा, हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा। और जब हमें टाइम मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हर एक सेकंड ये प्रिंट हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो अब हमारे पास टाइम है, ये हमारा Node.js प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं और हम यहाँ पर अगर अपना ये खोलेंगे तो हमें नोड का आइकन दिखेगा। नोड का आइकन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डैश डैश इंस्पेक्ट लगा के नोड को स्टार्ट किया है। नोड डैश डैश इंस्पेक्ट फिर app.js लिखा है, तो हमें यहाँ पे Node.js का आइकन दिखेगा। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक नया डेव टूल्स खुल जाएगा पूरा, और यहाँ पर हमें सोर्सेज टैब में चले जाना है। वैसे यहाँ पर भी ये प्रिंट होकर आ रहा है कि किस लाइन से प्रिंट हो रहा है। app.js पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा जो क्रोम का डिबगर है वो आ जाएगा और ये हमारा प्रिंट होना बंद हो जाएगा। हमने यहाँ पे डिबगर ला दिया, रुक गया, तो हम यहाँ से डिबग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल दिख जाएगा, ये स्कोप, लोकल, क्लोजर, ग्लोबल, ये हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये यहाँ पर है। यहाँ से ही हम हवर करके सीधा इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो हमने क्या वैल्यू पास की थी, अच्छा हमने ये देखा था, हमने ये देखा नहीं था, हम ये देखने वाले थे कि हम ये देखने वाले थे कि कैसे हम न्यू वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो नोड डैश डैश इंस्पेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, मान लो मैं num8 नाम का वेरिएबल करना है, तो हम num8 लिखेंगे इक्वल टू 9 और स्पेस डाल के हम एंटर कर देंगे। ये करके जब हम एंटर करेंगे और यहाँ पर आके हम यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें ये मिल जाएगा, हमें फिर से डिबगर लगा देना है, लगा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुक जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे num नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो ये देखो ये हमारा num8 वेरिएबल आ गया है। और ये 8 वेरिएबल जो है ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है क्योंकि हमने यहाँ पे process.env से एक्सट्रैक्ट किया है इसको। process.env पे ही हम सीधा हवर कर सकते हैं और हमें ये वेरिएबल मिल जाएगा। और ये वेरिएबल डायरेक्टली हमारे इस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर आया है जो हमने स्टार्ट किया है। अगर मैं इसमें console log ऐसे ही स्ट्रिंग में कर दूं और दोबारा से इसको स्टार्ट करूं ताकि हमारा कंसोल क्लियर रहे, ये देखो ये अभी बार बार चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम अपने इस डिबगर के अंदर फोकस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आके, अच्छा ये हमने शायद, हाँ सही है, हमने थोड़ा सा फोकस किया जैसे ही तो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा डिबगर और यहाँ पर हम डिबग कर पाएंगे। VS कोड के बिना हम सीधा क्रोम के अंदर Node.js डिबग कर रहे हैं। जैसे हम अपना Node.js की क्या बोलते हैं, Node.js की नहीं, अपनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को डिबग करते हैं कुछ उस तरह से। तो ये देखो ये आ गया है, तो सही है, ये चीज़ बतानी थी मुझे। लेकिन हम लोग VS कोड के अंदर ही रहेंगे। अगर आपके सिस्टम में काम कर रहा है तो आप यही वाला तरीका यूज़ करिए, हमें यहाँ पे डैश डैश इंस्पेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है ऑटो अटैच वाला, यहाँ पे डिबग ऑटो अटैच। अगर मैं इसको ऑलवेज भी कर दूंगा तो ये देखो ये यहाँ पे नहीं अटैच हुआ, ये इसका बग है। अगर मैं अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ही अटैच हो रहा है, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। मैं डिबगिंग का आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो ठीक है, ये कहाँ गया हमारा, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने देखा है कि हम कैसे एक वेरिएबल को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा एक ही नहीं ऐड कर सकते हैं, हम कई सारे वेरिएबल्स को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सारे एक्स्ट्रा टर्मिनल्स को बंद कर देता हूँ। ये अभी थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था इस तरह से हम एक वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर हम चाहें तो कॉलन लगा के मान लो एज इक्वल टू 89 और फिर हम कॉलन लगा सकते हैं यहाँ पे, और हम इसको एंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्ट होने में। तो ये कनेक्ट हो गया है। अब अगर हम process.env पे हवर करेंगे
तो हमने एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे नहीं आया है। ओके, num8 नाम का भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं आया है। तो शायद सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। मैं एक बार इसको हटाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को हटा दिया, अभी शायद ये काम करेगा। और यहाँ पर आके हम देखें तो ये आ गया। सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सेमीकोलन लगाना होता है। शायद अनसेट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना होता है। अभी हम देखेंगे कि अनसेट कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम अनसेट मतलब कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल को हमें अगर रिमूव करना है कि चाइल्ड में वो ना जाए, तो ये देखो, ये इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स को ऐड कर लिया, एक एज और एक num8। तो अभी आप ये सोचिए और बताइए कि ये दोनों वेरिएबल्स, ये एज वाला वेरिएबल और num8, क्या ये पेरेंट प्रोसेस के अंदर अवेलेबल होगा? तो हाँ, इससे ये अवेलेबल होगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो मैंने ये कहा था कि पेरेंट में क्रिएट किए बिना, पेरेंट में मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किए बिना हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली नहीं क्रिएट किया है, हमने रन करते टाइम, जैसे हमें अगर हमें नॉर्मली वेरिएबल क्रिएट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो हमें एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, तब भी ये एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट हो गया है जो कि एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे एज चेक करते हैं तो एज 89 है। अगर हम यहाँ पे num8 था, हाँ, तो num8 के अंदर 9 वैल्यू है। तो ये वेरिएबल क्रिएट कर देता है पेरेंट प्रोसेस के अंदर भी, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोसेस को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और PS1 नाम की भी एक प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे आके देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि PS1 नाम की प्रोसेस यहाँ पे ना आए, प्रोसेस नहीं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो PS1 नाम का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमने ये देखा PS1 नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीके से रन करना होगा। उसके लिए हमें लिखना है env डैश, और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ChatGPT से पूछना है डैश u और फिर PS1 अपने वेरिएबल का नाम देना है, और फिर जो कमांड थी पहले वो कमांड रन कर देनी है। जो भी कमांड हमें रन करनी थी, जो भी कमांड थी हमारी, ये वाली थी नोड इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट का यूज़ करके। ये शायद मुझे Ctrl+V से पेस्ट इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर मोड में हूँ, हो सकता है ये एक रीज़न हो। अगर मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, डैश यू का यहाँ पर मतलब है अनसेट, यानी कि हम PS1 वेरिएबल को अनसेट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें, ये हमारा अटैच हो गया डिबगर। अगर हम यहाँ पर हवर करते हैं तो PS1 कहीं पे नहीं है, ये देखो। इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी अनसेट कर सकते हैं। जैसे कि num वाला वेरिएबल था, इसको भी हम अनसेट कर सकते हैं एक ही साथ। ये हमें डैश यू फ्लैग लगाना है और ये करना है, क्या नाम था, किसको, नम को शायद अनसेट कर रहे थे। नम नाम के ही वेरिएबल को हम अनसेट कर रहे थे। अभी अगर हम देखेंगे, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। अभी अगर हम देखें तो ये नम वाला वेरिएबल हमारा गायब हो चुका है यहाँ से। अगर हम और भी वेरिएबल्स का नाम देंगे तो और भी गायब हो जाएंगे। अगर हम कुछ भी नाम नहीं देंगे यहाँ पे, हम सीधा अपनी प्रोसेस को इस तरह से रन करेंगे। आपको कोई भी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़, ये नम यहाँ पे नहीं रहेगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड के प्रोसेस का इन्वायरमेंट वेरिएबल कंट्रोल कर सकता है। वो नए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। तो बस मैं ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे हवर करूँ, आपको पॉसिबिलिटीज़ बस देखनी है कि ये
पॉसिबिलिटीज़ हैं। कमांड तो मुझे भी नहीं याद रहेगी, कमांड अभी मैंने पढ़ाने के लिए बस याद रखा है, कहीं इसको रोज रोज हमें नहीं यूज़ करना है। बस पॉसिबिलिटीज़ मुझे पता है और ये पता रहेंगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम ChatGPT से पूछ लेंगे। तो कैसे पूछ लेंगे? ये दो तरीके होते हैं, एक तो हम ये शॉर्ट तरीका जैसे -u करके करते हैं, और एक लॉन्ग तरीका होता है। मतलब लॉन्ग क्या मतलब हम पूरा अनसेट लिखते हैं। तो इसको अनसेट करने का दो तरीका होता है, एक तो ये होता है जैसे हमने अभी किया शॉर्ट -u लगा के, और एक होता है पूरा अनसेट कीवर्ड लिख के उसका भी यूज़ करके हम अनसेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा मेन गोल यही है कि आपको दिखे ये पॉसिबिलिटी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, पेरेंट कैसे अपने चाइल्ड के इन्वायरमेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकता है, और सेट भी किया जा सकता है। हम अपने टर्मिनल का यूज़ करके इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट भी कर सकते हैं, प्रोसेस के स्पेसिफिक एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, और पूरे के पूरे हम सीधा जो सेटिंग होती है उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल सीधा इससे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बस आपको पता होनी चाहिए, और इसका यूज़ केस जब हम एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे तब करेंगे। हम वो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और उससे भी पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट जब करते हैं तो हमें PS1 वेरिएबल का एक्सेस होता है, ये PS1 वेरिएबल, ये PS1 वेरिएबल, और num वेरिएबल का एक्सेस क्योंकि हमने अपने बैश फाइल में num वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ये num वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। और जब भी हम अपना ये ऑन करते हैं बैश टर्मिनल, तो ये पूरी फाइल रन होती है, और इसके टर्मिनल की मेमोरी में वो num वेरिएबल आ जाता है। और हमें पता है कि जब भी एक पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा तो सारे वेरिएबल्स को इनहेरिट कर लेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो इनहेरिट इस तरह से करता है कि अगर चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस के वेरिएबल को चेंज करेगा तो पेरेंट प्रोसेस का वेरिएबल चेंज नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे हमारा ये process.env है, env के ऊपर हमें num वेरिएबल मिलता है ना, num वेरिएबल मिलता है। अभी अगर मैं इसको कंसोल में प्रिंट करवाऊँ, ये इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ num, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो अभी आप बताना क्या आएगा। ये कमांड है, इसी के अंदर रन कर रहे थे, ये कमांड है ये चीज़, तो ये 58 आ रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको अगर हम चेंज कर दें, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसको चेंज कर दें process.env.num इक्वल टू कुछ भी रैंडम सा नंबर मैंने दे दिया। अभी अगर मैं कंसोल लॉग करूं process.env.num, ये चीज़, तो आप बताइए क्या आउटपुट होगा, ये क्या यहाँ पे चेंज होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो ये चेंज हो गया। पहले तो 58 था, अब ये क्या हो गया 26, मतलब जो भी हमने स्टोर किया था वो नंबर आ गया। अब अगर मैं इसको रोकूं, मैंने तो कहा था चेंज ही नहीं होगा, ये तो चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके एको $, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एको $, क्या है num है, तो 58 ही है। तो जो भी वेरिएबल्स इनहेरिट होते हैं ना, वो एक तरह से कॉपी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उसको रेफरेंस कर रहा है, ये अपने पेरेंट के वेरिएबल को रेफरेंस नहीं करता है, ये एक कॉपी बना लेगा अपने सारे पेरेंट के वेरिएबल्स को। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं पूरा जो पेरेंट प्रोसेस है वो पूरा कॉपी बना के अपने चाइल्ड प्रोसेस को दे देगा। अब चाइल्ड प्रोसेस वो कितना भी चेंज करे, कुछ भी कर ले, कितना भी वो हाथ पैर मार ले, वो अपने पेरेंट के प्रोसेस को नहीं चेंज कर सकता है, पेरेंट के इन्वायरमेंट वेरिएबल को नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन मतलब इस तरह से नहीं चेंज कर सकता है, डायरेक्टली उसको रिफर करके इस तरह से नहीं चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ कमांड्स रन करके चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? जैसे कि कोई कमांड ही सीधा यहाँ पे टर्मिनल में रन करवा दे, वो है ना, जिससे वो वेरिएबल चेंज हो जाए, या फिर वो सीधा इस फाइल सिस्टम को ही एक्सेस करके, जैसे हम Node.js के अंदर हम पूरा फाइल सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम को ही एक्सेस करके हम ये पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर रख सकते हैं।
तो अगर चाइल्ड प्रोसेस के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, वो कमांड्स रन कर सकता है, तभी वो पेरेंट प्रोसेस के इन्वायरमेंट वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकता है, नहीं तो वो नहीं मॉडिफाई कर सकता है। ऐसे डायरेक्ट process.env.num इतना ये कितना भी करेगा, इसका लोकल प्रोसेस इन्वायरमेंट है, इसका लोकल खुद का नोड का खुद का इन्वायरमेंट है, ये बैश के इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। हम देखते हैं कि हम डेवलपमेंट के अंदर process.env या इसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ से यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, .env नाम की फाइल, लेकिन इस नाम में कुछ भी खास बात नहीं है। मैं abcd नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी क्रिएट कर लो। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, की वैल्यू पेयर होता है। एक की हो गया है ना, मैं एक की x y z लिख देता हूँ इक्वल टू npm, ऐसे ही रैंडमली सा मैंने कुछ भी लिख दिया है, और फिर से कुछ मैं b इक्वल टू p लिख देता हूँ। तो ऐसे ही हमारा की वैल्यू पेयर होता है। तो एक फाइल होती है हमारी कोई, जिसके अंदर हम कुछ की वैल्यू पेयर्स रखते हैं। ये की वैल्यू पेयर्स हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, ज़्यादातर एपीआई की जो एपीआई कीज होती हैं वो होती हैं, डेटाबेस के पासवर्ड होते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं इस फाइल में, और इस फाइल को हम गिटहब पे नहीं पुश करते हैं, इसको हम गिट इग्नोर में डाल देते हैं। गिट इग्नोर में डालने से ये हमारे गिटहब में ट्रैक नहीं होती है। और फिर हम अपना जो क्रेडेंशियल है, जो सीक्रेट चीज़ें हैं, उसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब इसको हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, सीधा हमारा जो fs मॉड्यूल है, अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन हम इसको यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको रिएक्ट थोड़ा भी आता है, अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया है, अगर आपने थोड़ा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसा कोड है। यहाँ पे मैं fs को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, fs.read file sync, ये क्या मेथड है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ./abcd फाइल का नाम दे देते हैं, और इसका जो कंटेंट है const इसका नाम दे देते हैं फाइल डेटा। ये, और हमने देखा था कि ये जो फाइल डेटा आता है ये बफर होता है, तो हम इसको .toString कर देंगे, toString, बस ये चीज़ हम कर देंगे। अब अगर जो हमारा फाइल डेटा होगा ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। देखते हैं जो भी हमने वहाँ पे लिखा था ना, node app.js, और ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखो जो भी डेटा था हमें यहाँ पे मिल गया है टर्मिनल के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ सीधा, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, const obj इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और फिर या एम्प्टी ऑब्जेक्ट में भी करने की जरूरत नहीं, हम सीधा process.env के ऊपर अटैच कर सकते हैं इसको। कैसे, हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग है, तो हम फाइल डेटा को .split यूज़ कर लेंगे \n से, यानी कि न्यू लाइन से हम स्प्लिट कर देंगे। एक बार हम कंसोल लॉग कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट थोड़े अच्छे से नहीं आती है। स्प्लिट ये कैसे हो रहा है, ये बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कोड लिख के हम फाइल का डेटा हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिए हैं, और ये एक स्ट्रिंग है नॉर्मल, जैसे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग होती है। अब हमने उस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के अंदर न्यू लाइन थी तो न्यू लाइन से ब्रेक कर दिया हमने, तो ये हमें मिल गया है। अब हम इस पे लूप लगा सकते हैं, ये हमें इस तरह से एरे मिल गया है अलग अलग स्ट्रिंग्स का। तो इस पे हम .for each लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच वेरिएबल, या कुछ भी नाम दे के हम कर सकते हैं। अब हमें हर एक वेरिएबल को भी इक्वल टू से स्प्लिट करना है, तो वेरिएबल डॉट स्प्लिट, वेरिएबल डॉट स्प्लिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू से हम स्प्लिट कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे,
ये आपका टास्क है, आपको करना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से करिए। process.env के अंदर ये सारे वेरिएबल्स को अटैच कर दीजिए जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैंने पूरा आइडिया दे दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। आप उसको करिए जो भी काम बाकी है, वीडियो को पॉज करके करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे हमें करना है, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे हो जाएगा की, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू। ये अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती ये कैसे हो रहा है, अभी मैं एक बार कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। की अलग और वैल्यू अलग। ये अभी एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको, तो ये देखो की अलग आ गई, वैल्यू अलग आ गई। हम इसको अपने process.env के ऊपर अटैच कर सकते हैं, process.env, और यहाँ पे हम की डाल देंगे इक्वल टू वैल्यू। ये डाल दिया मैंने। अब हमारे process.env के अंदर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट टाइम आउट वो लगा के सेट इंटरवल, और मैं यहाँ पर प्रोसेस कंसोल लॉग तो नहीं करूँगा, const a इक्वल टू process.env मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम इस पर हवर करके देख पाएँ। और मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ हाय, बस ऐसे ही। और इसमें मैं 1 सेकंड दे देता हूँ ताकि 1-1 सेकंड पे ये रन होता रहे। और इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे मतलब किया है क्योंकि मैं इसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर। ये सेट टाइम आउट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मैं इसको क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑटो अटैच नहीं काम करेगा जब तक मैं अपना लैपटॉप रिस्टार्ट नहीं करूँगा। इंस्पेक्ट ये कर दिया। अभी ये चलता रहेगा लेकिन थोड़ी देर बाद अटैच भी हो जाएगा। ये देखो डिबगर अटैच्ड, ये अटैच हुआ है लेकिन कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा होगा। एक बार हम देखते हैं, तो कोई भी ब्रेक पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा। हम यहाँ पर अगर लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ये अब रुक जाएगा, अब नहीं चलेगा आगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए के अंदर या process.env के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल्स हमारे हैं, हमने जो दोनों चीज़ें अटैच की हैं, हमने क्या अटैच किया है XYZ, जिसके अंदर ये चीज़ है npm \r। अब ये \r कैरेक्टर क्या है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये शायद कैरिएज रिटर्न है। ये कैरिएज रिटर्न है, मतलब ये ऐसा कैरेक्टर है। यहाँ पर हमारा 1 सेकेंड, न्यू लाइन, ये न्यू लाइन जो है यहाँ पर विंडोज़ के अंदर, यहाँ पर न्यू लाइन 2 कैरेक्टर से रिटर्न हो, 2 कैरेक्टर से वो होती है रिप्रेजेंट, \r और \n। लेकिन मैक के अंदर केवल \n से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, भले ही हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें न्यू लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स हैं \r और \n। तो \n से तो हमने स्प्लिट कर दिया है, \r अभी भी है, तो वही हमें दिख रहा है यहाँ पे। जो कैरेज रिटर्न वाला कैरेक्टर था ना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं उसको हटाना है तो हम 2 तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पे स्प्लिट करते टाइम \r लिख सकते हैं, \r \n, यानी कि हमें ये दोनों कैरेक्टर जब दिखें तो हमें स्प्लिट करना है। और हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये विंडोज़ मशीन में ऐसा होगा, जो मैक का मशीन है उसमें नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे आके देखें तो ये अटैच होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से वही हवर करना है, और ये देखो ये हमारा XYZ जो वेरिएबल है, इसके अंदर तो और भी कैरेक्टर्स आ गए हैं, \n भी आ गया है। तो यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, ये XYZ में ये \r और \n एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि B वाला सही है, ये वाला तो सही हो गया। तो एक बार हम अपनी फाइल देखते हैं। ये फाइल के अंदर मैंने आपको समझाने के लिए मैंने अपने हाथ से ही इसको मैन्युअली लिख दिया था, तो वही ये आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको अगर रिमूव करके दोबारा से रन करता हूँ, ये दोबारा से मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये इस बार फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो ये प्रॉपरली ये npm आ रहा है और ये b नाम की वैल्यू आ रही है। अगर मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
और यहाँ पे जो वेरिएबल्स ऐड करते हैं ना, उनका कन्वेंशन होता है कैपिटल में लिखना है एपीआई की, इस तरह से। अब एपीआई की कुछ भी हो सकती है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो की होती है उसको हमें कैपिटल में लिखना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप process.env में देखेंगे तो वही कन्वेंशन सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कन्वेंशन फॉलो करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगी, इस तरह का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एरर ही आ जाए। प्रोग्राम हमारा उसको अलाउ करता है। लेकिन जैसे ऑल जो सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप देखेंगे तो ऐसे ही सब कैपिटल केस में और अंडरस्कोर से ये स्पेस है इसमें। लेकिन जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं बस केवल हमारे वाले ही हैं, ये सारे स्मॉल केस वाले वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने एपीआई की ऐड किया था और रिस्टार्ट नहीं किया है क्या? एपीआई की हमने ऐड किया है तो ये आना चाहिए। अच्छा, ये हमने कैपिटल, हमने कन्वेंशन फॉलो करके किया है ना, तो ये ऊपर गया होगा। एपीआई की, ये देखो एपीआई की नाम का वेरिएबल यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम process.env के अंदर अपनी जो लोकल फाइल है उसमें से अपनी वैल्यूज़ को उठा के अपने process.env के अंदर रन कर सकते हैं। बस 4 लाइन का कोड है, ये है मेन कोड। ये तो हम डिबगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाला कोड। बस ये 4 लाइन का कोड है और इसका नाम ABCD नहीं होता है। इसका भी जैसे API की का कन्वेंशन होता है ना, ऐसे इसका भी ये कन्वेंशन होता है कि हम इसका नाम रखेंगे .env, और कई बार .env.local आपको दिख जाएगा, .env.local, .env.production, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, या क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट वाला एनवायरनमेंट। लेकिन ज़्यादातर जनरली हमारा जो काम होता है .env.local या फिर .env से ही काम हो जाता है। हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे ही फाइल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे .env फाइल ही काफ़ी है। और देखो जैसे मैंने .env लिखा, ये सारे हाईलाइट हो रहे हैं प्रॉपरली। ये हाईलाइट, ये VS कोड समझ रहा है कि ये env यानी कि ऐसी फाइल है जिसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स स्टोर होंगे। हालांकि Node.js ऐसा इसको स्पेशल ट्रीट नहीं करता, ये बस VS कोड है जो कि इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देके इसको हाईलाइट कर देता है। Node.js के लिए कोई भी फाइल है, ऐसी नॉर्मल फाइल है, हमें भी इसका पाथ देके .env ये पाथ देके हमें इसको रीड करवाना पड़ेगा। उसका पाथ दे देंगे हम यहाँ पे और ये रीड कर लेगा, अभी अटैच हो जाएगा यहाँ पे और सारे वेरिएबल्स हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। देखो एपीआई की वाला वेरिएबल अवेलेबल हो गया। तो ये बस कन्वेंशन होता है, ये कन्वेंशन है। अगर आप चाहें तो फॉलो करें, ना चाहें तो भी फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ABCD नाम का लिख देंगे और उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल लिख देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, बस केवल आप ही यूज़ कर रहे होंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है। नॉर्मल लोगों को लगता है कि env फाइल कुछ स्पेशल होती है, उसमें से Node.js कुछ स्पेशल काम करता है। अगर हम ये कोड ना लिखें, जो हम ये कोड लिख रहे हैं 4 लाइन का, ये कोड क्या, यही एक लूप ना लगाएं या यही चीज़ ना लिखें तो वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब आएगा भी नहीं। हम अगर हम केवल ऐसे ही कर लें, केवल ऐसे ही हम अपना कोड अगर रन करते हैं, तो यहाँ process.env के अंदर API सीक्रेट्स नहीं आएंगे कोई भी। देखो API सीक्रेट यहाँ पे नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले था। और नीचे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है अपनी env फाइल के अंदर। XYZ API की और B इस नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो env फाइल में कोई खास बात नहीं है, बस कन्वेंशन है। जैसे कि इस कैपिटल अपर केस में या लोअर केस में कोई खास बात नहीं है, बस कन्वेंशन है वैसे ही। अब इसी चीज़ के लिए, इतने काम को करवाने के लिए लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है .env। एक पैकेज है जिसका नाम है .env गिटहब। इसका मैं गिटहब फाइल ओपन कर लेता हूँ, गिटलैब नहीं गिटहब, या npm पे भी मिल जाएगा .env। अगर मैं सर्च करूँ, मैं गिटहब पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको उसका कोड दिखाना है, कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है। ये .env है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को रीड करती है। बस रीड करके क्या करती है, बस यही काम करती है वो, इतना ही है। अब इतना ही नहीं है उसका कोड और भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अगर हम गिटहब पे चले जाएं, यहाँ से भी इसका गिटहब का लिंक मिल जाएगा। ये है गिटहब का लिंक, इधर से भी हम जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं।
ये दोनों सेम ही लिंक है, एग्जैक्ट सेम। तो इसका जो मेन कोड है, ये तो सब ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। मेन कोड इस लिब फाइल के अंदर है और यहाँ पर बस इतनी ही फाइल्स हैं। और इसमें भी ये ts फाइल है और ये कुछ अलग फाइल है, ये मेन फाइल यही है बस। और इसके अंदर बस इतना ही कोड है, ये 300 लाइन का। अब आप सोच रहे होंगे इतने काम के लिए 300 लाइन का कोड क्यों है? तो 300 लाइन का कोड है, ये और भी चीज़ों को हैंडल करता है, लेकिन एट द एंड ये एफ एस मॉड्यूल को यहाँ पे इसने इंपोर्ट किया है और ये रीड फाइल कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ fs.read फाइल, तो ये देखो रीड फाइल सिंक जो हमने यूज़ किया है, फिर पाथ हमने दिया था, ये पाथ दे रहा है, और यहाँ पे इनकोडिंग भी ये दे रहा है। हम भी दे सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे ये काम करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये पार्स्ड वैल्यू, ये एक फंक्शन बना लिए हैं, ये पार्स करके यहाँ पे स्टोर करेंगे। फिर पॉपुलेट फंक्शन, अगर आप पॉपुलेट फंक्शन देखेंगे तो पॉपुलेट फंक्शन वही लूप करके, यहाँ पे अगर हम पॉपुलेट फंक्शन देखें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो पॉपुलेट फंक्शन कहाँ पे बना होगा? ये तो 12 जगहों पे है। ये है पॉपुलेट फंक्शन। ये पार्स्ड वैल्यू जो आई होगी प्रोसेस env, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर लूप लगा होगा, ये देखो फॉर लूप लगाए हैं, प्रोसेस env डॉट की पास्ड की, मतलब वही चीज़ है, सेम चीज़ जो हमने किया है ये। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये देखो आप खुद इस रिपोजिटरी पे जाके देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 लाइन का कोड है। अब ये ऐसा है कि ये अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे ये किया है, ये \n\r से ये किया है। अब ये हमारा कोड मैक के उसमें नहीं काम करेगा जो हमने कोड लिखा है ये मैक में या लिनक्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये होता ही नहीं। वो इस चीज़ को हैंडल करेगा। हम भी थोड़ा कंडीशन लगा के कि यहाँ पे भी इफ़ एल्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इफ़ एल्स दिख रहा होगा, हो सकता है वही कंडीशन हो, ये एल्स में ऐसे कर रहे हैं, इफ़ में ऐसे कर रहे हैं, तो हो सकता है अलग अलग वही इफ़ एल्स हो। अब मैंने पूरा कोड उतना डिटेल में नहीं देखा, तो अगर ये हो तो इसका यूज़ करके ब्रेक करो, अगर ये नहीं है तो \n का यूज़ करके ब्रेक करो, ये सब लिखा होगा उसमें। अब एक चीज़ और मुझे बताना था कि जैसे ये हमारी जो फाइल है, ये यहाँ पे ये जो है CRLF है, CRLF। तो CRLF यानी कि \n और \r से रिप्रेजेंट होता है। इसका मैंने चेंज करके LF कर दिया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये CRLF और LF में जो मैक का सिस्टम होता है उसमें LF होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमारा CRLF है। जब हम कैरेक्टर इनकोडिंग्स देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, उसका टॉपिक रहेगा पूरा, ये कैसे न्यू लाइन को ब्रेक करते हैं। इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि अगर CRLF है तो लाइन के एंड में \r और \n दोनों रहेगा। लेकिन अगर केवल LF है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम चेंज करके LF कर दें, LF कर दिया, अब इसके पीछे \n केवल होगा, इसके पीछे दोनों चीज़ नहीं होगी, केवल \n होगा यहाँ पे न्यू लाइन के लिए। अब हमारा ये कोड नहीं काम करेगा। अब हमने ऐसा कोड बना लिया जो कि लिनक्स इन्वायरमेंट को एमुलेट करेगा। इन्वायरमेंट क्या मतलब, लिनक्स का ये न्यू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे केवल \n है, अब ये नहीं काम करेगा। अभी हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारे वेरिएबल्स प्रॉपरली नहीं आएंगे। ये एफएस मॉड्यूल, अच्छा इसको रिक्वायर करना है हमें, तो देखते हैं कोई एरर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर हमें वो वेरिएबल्स दिखेंगे नहीं। यहाँ पर देखो API की नहीं दिख रहा है, API की नाम का वेरिएबल। यहाँ पर हमारा XYZ नाम का वेरिएबल जो है, इसमें देखो \n और b आ गया है यहाँ पे, तो अब वो चीज़ प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो पा रहा है। और API की देखते हैं, API की तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आया होगा उल्टा सीधा, अगर ब्रेक हुआ होगा कहीं से तो आया होगा, और अगर नहीं ब्रेक हुआ होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है दूसरा वाला, ये API की ये वाला चीज़ नहीं दिख रहा है, तो अब सही से ब्रेक नहीं हो रहा। तो अब इसके लिए दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम इसको ऐसा कर देंगे, अब काम करेगा। देखो
अभी अटैच होगा, अभी इस बार काम करेगा क्योंकि हमने अपना कोड भी बैकस्लैश n कर दिया और जो हमारी फाइल रीड हो रही है उसमें भी बैकस्लैश n एंड में कर दिया। lf मतलब बैकस्लैश n, हम ये यहाँ पे lf है, lf मतलब बैकस्लैश n एंड में होगा। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये देखो, ये num नाम का वेरिएबल है और b नाम का भी वेरिएबल हमने ऐड किया था और API की नाम का भी वेरिएबल है। अब आपका काम ये है कि आप ऐसा करो कि आप चेक करो कि ये लाइन फीड है एंड में कि कैरियज रिटर्न एंड लाइन फीड है। इसको हम कैरियज रिटर्न बोलते हैं, इसको हम लाइन फीड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है कैरियज रिटर्न, ये चीज़ नहीं, ये है कैरियज रिटर्न, यह है लाइन फीड। और किसी सिस्टम में कैरियज रिटर्न यूज़ होता है, किसी सिस्टम में लाइन फीड यूज़ होता है। जैसे कि उसमें मैक और लिनक्स में लाइन फीड यूज़ होता है, लेकिन विंडोज़ में दोनों यूज़ होता है, दोनों एक साथ, जो कि बहुत ही गड़बड़ है। तो आपको ये ऐसा कंपैटिबल बनाना है कि इसके एग्नोस्टिक हो जाए, वो ये रहे चाहे ना रहे, हमें ये स्प्लिट करवाना है। अब वीडियो को पॉज करिए और इसको ब्रेक करवाइए, तो उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसका। ठीक है, आपने किया होगा, आपने कुछ कंडीशन लगाई हुई, कुछ किया होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा एक रेजेक्स लिखने के लिए हमें डबल स्लैश लगाना होता है और यहां पे मैं लिखूंगा \r क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ मैं लगाऊंगा। और यहाँ पर हमें डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा क्योंकि जो बैकस्लैश रेजेक्स के अंदर होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये मैंने अपना रेजेक्स लिख दिया है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ये अटैच हो गया हमारा डिबगर। अब यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो ये हमारी API की है और यहाँ पर b नाम का वेरिएबल है, xyz नाम का वेरिएबल है, ये दोनों। अब हम क्या करते हैं, इसका चेंज करके हम CRLF कर देते हैं, ये कर दिया। और हम क्या करेंगे, अभी दोबारा से रन करना होगा उसको। CRLF कर दिया, अभी अटैच होगा, ये अटैच हो गया। अब देखो ये API की अभी भी है और यहाँ पर भी है। तो ये कैसे हो गया, ये क्या है और ये कैसे हो रहा है? तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हम ये बता रहे हैं स्प्लिट मेथड के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं और फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को ब्रेक करेगा। यहाँ पर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया और हमने बोला है कि \r जो है ऑप्शनल है और \n होना चाहिए। अगर हो तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है। तो हमने ये बोल दिया, बस इसका यूज़ करके करना है। हमें ज़्यादा कुछ कोड लिखना ही नहीं पड़ा, बस यहाँ पे जो था वही है, बस हमने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है। बस पहले हमारा क्या था, ऐसे था, इतना था, इस तरह से था। अब हमने लगभग कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो एक कैरेक्टर बस ज़्यादा है। तो ये होती है रेजेक्स की पावर। अगर आपको रेजेक्स पता होता है ना तो आपका कोड बहुत ही शॉर्ट रहता है, बहुत ही क्लीन रहता है। तो इसीलिए मैंने रेजेक्स के ऊपर कोर्स बनाया है। और अगर आपको रेजेक्स सीखना है तो मैं आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपने ऑलरेडी हमारा Node.js का कोर्स परचेज कर लिया है, तो आपके लिए मैं एक कूपन कोड जनरेट कर देता हूँ। अभी नहीं है, बस मेरे मन में अभी आया कि अभी मैं आपको कुछ कूपन कोड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो क्या कूपन कोड प्रोवाइड किया जाए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी तो उसका प्राइस है 499, जो कि 499 है शायद। तो मैं आपको उसको 199 का प्रोवाइड कर देता हूँ और कूपन कोड आप यूज़ कर लेना नोड रेजेक्स। ये कूपन कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही सीक्रेटली प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये यूज़ कर लेंगे, आपको 199 का मिल जाएगा। ये
बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार कोर्स है रेजेक्स वाला, तो आप उसको देख लेना। और 199 बहुत ही लेस प्राइस है आपके लिए। तो ये वाला मैं कूपन कोड क्रिएट कर दूंगा, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बस ये हमने इतना कोड लिख दिया। अब ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल से ऑटोमेटिकली रीड करता रहेगा। आप चाहें तो इस कोड को एक अलग फाइल में रख के फिर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो लोग इसी के लिए ये पूरा पैकेज इंस्टॉल करते हैं। कहाँ गया .env वाला पैकेज, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद से ही यूज़ कर सकते हैं। और शायद एक्सप्रेस.js अब ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, पहले वो नहीं करता था, तो हमें वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था। अभी एक्सप्रेस.js जब हम सीखेंगे तो शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा, वो रीड कर लेता है शायद। तो अगर नहीं रीड करता होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस यही था जो कि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में सीखना था। और इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज ए बैकएंड डेवलपर। आपको क्लियरली पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक वेरिएबल ही है। और इतना ही नहीं, आप जैसे अभी हमने केवल बैश के अंदर देखा है, आप यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाके देख सकते हैं। ये जो हमारा पावर शेल वाला होता है कि यहाँ पर हम कैसे देखते हैं। अगर env कमांड रन करते हैं तो ये नहीं काम कर रही है। अगर हम प्रिंट env करते हैं तो भी नहीं कर रहा है। तो आप इसको ChatGPT से पूछ सकते हैं कि पावर शेल के अंदर अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए क्या कमांड होगी, आप उसका यूज़ करिए। देखिए पावर शेल के अंदर और भी अच्छा क्लियरली पूरा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में अच्छे से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को और ज़्यादा दिखाता है। और पावर शेल के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ध्यान से देखेंगे तो हमें वहाँ पर कई सारे ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिखेंगे जो कि हमें यहाँ पे बैश के अंदर नहीं दिखते हैं। जैसे कि PS1 वेरिएबल यहाँ पर नहीं दिखेगा जो कि हमें बैश के अंदर दिखता है। यहाँ पर शायद प्रॉम्प्ट नाम का वेरिएबल होगा, चाहे इसमें चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पर भी आप आके ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसमें आप गूगल से ChatGPT से पूछिए कि कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे देख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट के लिए कुछ दूसरा वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा। पावर शेल में एक फंक्शन यूज़ होता है, तो आप वो देखना कि ये कैसे, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं इसका प्रॉम्प्ट। आप ये सब कुछ देख के कस्टमाइज़ करिए, सीखिए, आप एक्सप्लोर करिए खुद से, मतलब क्यूरियोसिटी रखिए, खुद से एक्सप्लोर करते रहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं वीडियो एंड करने वाला था, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया बताना। तो वो क्या चीज़ थी ये भी मैं भूल गया कि क्या चीज़ बताना था लेकिन याद आ जाएगा शायद। देखते हैं, ये किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में ही बताना था। हाँ, ये PS1 वेरिएबल जो है ये हमने इस टर्मिनल से रन किया है तब हमें दिखता है, क्योंकि ये PS1 वेरिएबल इस टर्मिनल का वेरिएबल है। लेकिन अगर हम VS कोड को यहाँ से रन करें, रन एंड डिबग, यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं VS कोड को, नहीं Node.js को। अगर हम यहाँ से रन करते हैं तब भी, अब यहाँ पर तो ये आके अटैच नहीं होगा, लेकिन हमारा जो वेरिएबल्स वाला सेक्शन है यहाँ पे process.env दिखेगा। लोकल के अंदर यहाँ पर A नाम के अंदर हमने process.env को स्टोर कर लिया है शायद। हाँ, A के अंदर हमने स्टोर कर लिया, तो हम सीधा A को ही ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें PS1 नाम का कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। देखो पाथ है, ये है PS मॉड्यूल नाम का है कुछ। इसका क्या काम होता है आप चाहें तो देख के सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। देख के सर्च कैसे करेंगे, ठीक है, सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन वो वाला वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही कई सारे वेरिएबल, जैसे कि हमने नम वाला वेरिएबल क्रिएट किया था, वो भी नहीं है यहाँ पे। ये XYZ वाला वेरिएबल जो है ये कहाँ से आया है, ये हमारे यहाँ से आया है। यहाँ पे हमने क्रिएट किया था, कहाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स XYZ, कहाँ पे, इधर क्रिएट किया था, किधर क्रिएट किया था मैं भूल गया हूँ। XYZ नाम का वेरिएबल, अच्छा ये कहाँ क्रिएट किया था मैं खुद ही भूल गया हूँ। यहाँ पे क्रिएट किया था ये। तो ये वाला वेरिएबल तो हमने डायनामिकली इसमें ऐड किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना कोड लिख के, नहीं तो ये वाला आता भी नहीं, और ये API की वाला भी। तो इस तरह से आपको एक्सप्लोर करना है। इससे ये मतलब आपको समझना है कि हाँ, मतलब इसका पेरेंट प्रोसेस, अभी यहाँ पे Node.js का पेरेंट प्रोसेस अलग है, ये है VS कोड है। उस केस में हमारा ये टर्मिनल था,
तो आप जाके देखिए यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लोरर में क्या है, प्रोसेस एक्सप्लोरर के अंदर उसका पेरेंट प्रोसेस क्या है, ये कहाँ गया, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ, सिस्टम इन्फॉर्मर ऐप। तो यहाँ पे ये चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एडोबी, इसमें से एक ये है जिसका पेरेंट प्रोसेस एडोबी है। ये देखो crxe.process, ये एडोबी का कुछ एप्लीकेशन है। तो मेरे सिस्टम में कुछ एडोबी की एप्लीकेशंस हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एडोबी की एप्लीकेशंस में बातचीत करवाने के लिए कम्युनिकेट करवाता है, मतलब हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। और ये हमारी एक प्रोसेस जो है Node.js की, ये एडोबी ने स्टार्ट की है, यानी कि एडोबी भी Node.js यूज़ करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करता होगा, लेकिन यूज़ करता है। तो हमारी जो प्रोसेस है वो तो ये है, ये कोड ने स्टार्ट की है, कोड यानी कि VS कोड, तो इसने स्टार्ट की है। तो आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखिए, ये आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ये रिफ्रेश करते हैं अगर, अनेबल टू क्वेरी इन्वायरमेंट वेरिएबल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिनाइड, तो एक्सेस नहीं है, इसको कुछ होगा शायद, इसको मैं एडमिन मोड में रन, हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन करना पड़ेगा हमें इसको, तभी ये एक्सेस मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें देखिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो VS कोड है ये खुद एडमिन मोड में रन हो रहा, तो इसीलिए इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करिए, देखिए कि कैसे काम करती हैं। जब आप ऐसे एक्सप्लोर करेंगे तभी एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। मैंने भी ऐसे ही करके सीखा है, एक एक करके ऐसे मैं देखता रहता हूँ कैसे कैसे ChatGPT से पूछता रहता हूँ, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। तो ChatGPT बहुत अच्छा चीज़ है, आप उससे पूछते रहिए, सीखते रहिए, और इंग्लिश में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताएगा। और इंग्लिश एज ए डेवलपर आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप अभी डेवलपमेंट छोड़ दीजिए और इंग्लिश सीखिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहले जाके इंग्लिश सीख लीजिए, फिर डेवलपमेंट सीखिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट की फील्ड में। तो इंग्लिश को सीरियसली लीजिए, सीखिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट नहीं सीख पाएंगे। ये कोर्स हिंदी में इसलिए ताकि आपसे मेरा आपका कनेक्ट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा ऐसा लगे कि कोई साथ में बैठ के पढ़ा रहा है, साथ वाला ही है। इसीलिए इंग्लिश में है ये कोर्स, थोड़ा अच्छे से समझा पाते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल दे पाते हैं, थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा सही बैठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी ही नहीं है डेवलपमेंट के अंदर, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप अपने करियर में ज़्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश को एज ए स्किल ट्रीट करिए, जिस तरह से Node.js का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, ऐसे ही इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए, कोई कोर्स फॉलो करिए, कुछ भी करिए, सीखिए इंग्लिश। इतना सीखिए कि अपने मन के विचार को व्यक्त कर पाएँ आप, व्यक्त यानी कि बता पाएँ, ठीक है। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं पाथ्स क्या होते हैं, पाथ का काम क्या होता है, और फाइल सिस्टम, पाथ सिस्टम कैसे काम करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।